भोगवती नगरी में रूपसेन राजा राज करता था। राजा के पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। राजा ने तोते से पूछा, बताओ तोते, मेरा ब्याह किसके साथ होगा? तोता बोला, महाराज, आपका ब्याह मगध देश की राजकुमारी चंद्रावती के साथ होगा। राजा ने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा तो ज्योतिषी ने भी यही कहा। उधर मगध देश की राजकुमारी चंद्रावती के पास भी एक मैना थी, जिसका नाम मदन मंजरी था। राजकुमारी ने मंजरी से पूछा, मेरा ब्याह किसके साथ होगा? तो मैना बोली, भोगवती नगर में राजा रूपसेन के साथ तेरा ब्याह होगा। इसके बाद दोनों का ब्याह हो जाता है और राजकुमारी के साथ मैना भी भोगवती नगरी आ जाती है। राजा रानी ने तोता मैने का भी विवाह करके उन्हें एक पिंजरे में छोड़ दिया। एक दिन तोता मैना में बहस हो गई। मैना ने कहा, आदमी पापी, दगाबाज और अधर्मी होता है। तोता बोला, स्त्री झूठी, हत्यारी और लालची होती है। दोनों का झगड़ा बढ़ गया और बात राजा तक पहुंच गई। राजा बोला, क्या बात हो गई जो तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो? मैना ने कहा, महाराज, आदमी बहुत बुरे होते हैं। इसके बाद मैना ने राजा को कोई कहानी सुनाई। इलापुर नगर में महाधन नामक एक सेठ रहता था। महाधन के ब्याह के कई सालों बाद उसके घर एक लड़के का जन्म हुआ। सेठ ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बेटे का लालन पालन किया, लेकिन लड़का बड़ा होकर जुआरी बन गया और जुआ खेलने लग गया। इसी दरमियान सेठ की मृत्यु हो गई और लड़का अपना सारा धन जुए में हार गया। जब कुछ भी पास में नहीं बचा तो लड़का वह नगर छोड़कर चंद्रपुरी नगरी में चला गया, जहां हेमगुप्त नाम का एक साहूकार रहता था। हेमगुप्त के पास जाकर सेठ के लड़के ने अपने पिता का परिचय दिया और कहा कि मैं जहाज लेकर सौदागिरी करने गया था, वहां माल बेचा और बहुत धन कमाया, लेकिन वापस लौटते समय समुद्र में तूफान आया, जिससे मेरा पूरा जहाज डूब गया। मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर यहाँ तक आया हूँ। हेमगुप्त साहूकार की रत्नावती नाम की एक लड़की थी। साहूकार को बहुत अच्छी और बहुत खुशी हुई कि उसके घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया। साहूकार ने अपनी बेटी रत्नावती का ब्याह सेठ के लड़के से कर दिया। दोनों वहीं रहने लगे। कुछ दिनों बाद वहां से विदा होकर जाने लगे तो साहूकार ने उसे बहुत सारा धन दिया और साथ में दासी को भी भेजा। रास्ते में बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। वहां पहुंचकर लड़के ने अपने पत्नी से कहा, इस जंगल में बहुत डर है, तुम अपने गहने उतारकर मेरी कमर से बांध दो। रत्नावती ने भी वैसा ही किया। इसके बाद लड़के ने कहारों को धन देकर संपूर्ण डोले को वापस कर दिया, दासी को मारकर कुएं में फेंक दिया और फिर अपनी पत्नी को भी कुएं में पटक कर आगे निकल गया। स्त्री कुएं में बैठी रोने लगी। तभी उधर से जा रहे मुसाफिर को जंगल में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह कुएं के नजदीक आया और उस स्त्री को कुएं से निकालकर उसके घर उसके पिता हेमगुप्त के पास पहुंचा दिया। स्त्री ने घर जाकर अपने माँ बाप से बताया कि रास्ते में चोरों ने हमारे सारे गहने छीन लिए, दासी को मार दिया और मुझे कुएं में गिराकर भाग गए। साहूकार ने बेटी रत्नावती को ठाडस बांधाया और कहा कि तुम चिंता मत करो, दामाद जी जीवित होंगे और वह एक ना एक दिन जरूर वापस आएंगे। उधर लड़का अपनी पत्नी के गहने जेवर लेकर शहर पहुंचा और उसको पहले से ही जुए की लत लगी हुई थी। वह सारे गहने वापस जुए में हार गया। कुछ दिनों में उसकी हालत फिर से बुरी हो गई तो वह वापस अपने ससुराल चला गया, जहां सबसे पहले उसको उसकी पत्नी रत्नावती मिली, जो बहुत खुश हुई। उसने अपने पति से कहा कि आप चिंता मत करो, मैंने यहाँ आकर दूसरी बात बताई थी और जो भी बात उसने अपने पिता हेमगुप्त को बताई थी वह सारी बातें अपने पति को बता दी। साहूकार अपने जमाई से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने जमाई की बहुत खातिर की
और जमाई को घर में रखने लग गया। कुछ दिनों के पश्चात जब रत्नावती गहने पहनकर सो रही थी, तब उसके पति ने चुपचाप से उसको छुरी से मार दिया और उसके गहने लेकर भाग गया। मैना बोली, महाराज, यह सब मैंने इन आंखों से देखा था कि आदमी कितना निर्दयी और पापी होता है। राजा ने तोते से कहा, तोते, तुम बताओ कि स्त्री बुरी और लालची क्यों होती है। इसके पश्चात तोते ने एक कहानी सुनाई। तोता बोला, कंचनपुर में सागर दत्त नाम का सेठ रहता था, जिसके श्री दत्त नाम का एक लड़का था। और कंचनपुर से दूर श्री विजयपुर नाम का एक नगर था, जहाँ सोमदत्त नाम का सेठ रहता था, जिसके जयश्री नामक लड़की थी, जिसकी शादी श्रीदत्त से हुई। शादी के बाद श्रीदत्त व्यापार करने के लिए परदेश चला गया। उसको करीब 12 बरस हो गए। इधर जयश्री श्रीदत्त के इंतजार में व्याकुल होने लगी। एक दिन जयश्री अटारी पर खड़ी थी, तभी उसे एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी को देख जयश्री उस पर मोहित हो गई। जयश्री ने उस आदमी को अपनी सखी के घर बुलवा लिया। रात होते ही जयश्री सखी के घर चली जाती। रात भर वहां रहकर दिन होने से पहले वापस अपने घर लौट आती। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन श्रीदत्त प्रदेश वापस लौट आता है। जयश्री बहुत दुखी हुई कि अब वह क्या करे। श्रीदत्त थका हारा था तो जल्दी उसकी आंख लग गई और स्त्री जयश्री उठकर अपनी सखी के पास चली गई। रास्ते में एक चोर खड़ा था, जो यह देखने लगा कि यह स्त्री कहाँ जा रही है। जयश्री धीरे धीरे अपनी सखी के घर पहुंची। तभी चोर भी उसके पीछे पीछे चला गया। संयोग से उस आदमी को सांप ने काट लिया था और वह मृत पड़ा था। जयश्री ने सोचा कि यह सो रहा है। वहीं आंगन में एक पीपल का पेड़ था, जिस पर एक पिशाच बैठा था और यह सब होते देख रहा था। पिशाच उस आदमी के शरीर में प्रवेश कर अपनी सारी बिपाशा मिठाई और उत्तेजित होकर उसने जयश्री का नाक काट लिया। फिर उस आदमी की देह से निकलकर वापस पेड़ पर जाकर बैठ गया। जयश्री रोती हुई अपनी सखी के पास आई। सखी ने कहा, तुम अपने पति के पास जाओ और वहां बैठकर रोने लग जाना। कोई पूछे तो बता देना उसके प्रति श्रीदत्त ने उसकी नाक काटी है। जयश्री ने ऐसा ही किया और उसका रोना सुनकर सब भी इकट्ठे हो गए। जब उसका पति जागा तो उसको सारा हाल मालूम हुआ और वह बड़ा ही दुखी हुआ। लड़की के बाप ने कोतवाल को खबर दे दी और कोतवाल उन सभी को राजा के पास लेकर गया। लड़की की हालत देखकर राजा को बहुत क्रोध आया और श्रीदत्त को सूली पर लटकाने का आदेश दिया गया। चोर वहां खड़ा सब कुछ देख रहा था और जानता था कि श्रीदत्त बिल्कुल बेकसूर है। उसको अकारण ही सूली पर लटकाया जा रहा है। चोर राजा के समक्ष आता है और सारा सच बता देता है। चोर बोला, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो आप उस मृत व्यक्ति के पास जाकर देखिए, अभी भी उसके मुंह में स्त्री का नाक है। राजा ने जब तहकीकात की तो बात सच निकली। इतना कहकर तोता बोला, राजन, स्त्रियां ऐसी ही होती हैं। राजा ने उस स्त्री का सर मुंडवाकर गधे पर चढ़ाकर पूरे नगर में घुमाया और शहर के बाहर चौराहे पर छुड़वा दिया। यह कहानी सुनकर बेताल बोला, राजन, अब तुम बताओ कि दोनों में से ज्यादा पापी कौन है। राजा ने कहा, स्त्री। बेताल ने पूछा, स्त्री ही क्यों? राजा विक्रम ने कहा, "म- मर्द कैसा ही दुष्ट हो, उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार होता है, स्त्री को नहीं रहता। अब चोर को ही देखो, वह दोनों से ज्यादा दुष्ट था, लेकिन जब उसने बेकसूर आदमी को मरते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने खुद की परवाह किए बिना ही राजा को सारी बात सच बता दी। इसलिए स्त्री अधिक पापी होती है। राजा विक्रम के इतना कहते ही बेताल वापस पीपल के पेड़ पर जा लटक गया और राजा विक्रम दोबारा बेताल को पेड़ से नीचे उतारकर ले आए। बेताल दोबारा राजा विक्रम को अपनी चालाकी से बातों में फंसाकर फिर एक कहानी सुनाता है और यहीं पर बेताल पचीसी की चौथी कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राधे।